चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। और ये हमारी भारत के द्वीप या मैं कहूँ कि आइसलैंड की हमारी चौथी क्लास है। इसमें हमने भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और भारत में जितने भी द्वीप है, चाहे स्मॉल द्वीप की बात करें, बड़े द्वीपों की बात करें, तो यहाँ पर लगभग लगभग हमने 572 द्वीपों के बारे में बात की, जिसमें से कुछ आपके हिंद महासागर में या आप कहोगे कि सर अरब सागर में आते हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में आते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। और हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ना स्टार्ट किया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक, 14 डिग्री तक रहता है। आप कहोगे कि सर अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, अलग अलग द्वीप समूह है। यहीं पर हमने बात की थी कि सर यहीं पर देश का सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो भी है और डोरमेट वॉल्केनो भी है, और भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हमने बात की थी कि सर देश का सबसे लंबा या मैं कहूं कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो भी आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार होगा। कितनी इसकी लेंथ होती है ये भी मैंने आपको बताया था, 1962 1962। और 1962 से आपको एक चीज और याद हो जाएगी कि 1962 में ही चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है। डन, ये चीज हमने आपको बता दी थी। इसके बाद में हमने फॉर्मेशन देखा था। फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड किसके द्वारा होता है, आप कहोगे कि सर फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड की बात करोगे तो रिवर के द्वारा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माजुली क्या है। माजुली एक द्वीप है और जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी के द्वारा निर्मित। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है। डन। अच्छा, और इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिखाया था कि ये 2016 में जिला बना दिया गया। डन, ये चीजें हमने आपको बता दी थी और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी द्वीप के बारे में। आप कहोगे कि सर जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। फॉर्मेशन की हमने बात की थी, जैसे हवाई द्वीप कहां पर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करूंगा तो कहां आ जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर वर्तमान में किसका अधिकार है, डेनमार्क का। और हवाई द्वीप कहाँ आता है, ज्वालामुखी से निर्मित है, कहाँ आता है, अमेरिका में आता है। अवसाद से भी निक्षेप होता है। जैसे आप बात करोगे कि सर ज्वालामुखी से जो निर्मित हुआ हवाई द्वीप, वही नदी द्वारा निर्मित आपका माजुली द्वीप, झील द्वारा निर्मित आप कहोगे कैस्पियन झील। तटीय क्षेत्र में न्यूमोर द्वीप जैसे भारत में पाया जाता है। प्रवाल के बारे में मैंने बात की थी, लक्षद्वीप। और जीबीआर जैसे ग्रेट बैरियर रीफ आपको मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के द्वीप जैसे फुजियामा वगैरह है। अंडमान निकोबार हो गया। भारत के द्वीप की बात करेंगे तो हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा हो जाएगा अरब सागर और तीसरा अन्य द्वीप। बंगाल की खाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर आप बात करोगे कि सर पहला कौन सा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, न्यूमूर, पम्बन और भी सारे द्वीप पाए यहाँ पर जाते हैं। अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर में हमने आपको बताया था लक्षद्वीप, सालसेट, वेलिंगटन, एलिफेंटा, उसके बाद में आलिया बेट, खालिया बेट, है ना, ये कुछ आपको द्वीप बताए थे। अन्य द्वीप में अगर आप बात करोगे तो सर कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर आप कहोगे कि सर माजुली द्वीप, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, भावनी, गंगा सागर, इसके साथ में बोस द्वीप, राजद्वीप और भी ले सकते हो, जो छोटे छोटे द्वीप है उसकी हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हमने बात की थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक। ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, 572 द्वीप इसमें पाए जाते हैं। हमने बात की थी इसके निर्माण की कि सर ये किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है ना, अराकांत योमा का ही पार्ट हम इसको मानते हैं। उसके बाद में बैरन और नारकोंडम यहाँ पर 2 ज्वालामुखी द्वीप है। डन। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने कुछ चीज पढ़ी थी, अलग अलग द्वीप समूह अंडमान निकोबार में, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, फिर ग्रेट अंडमान, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, ये बहुत सारे द्वीप आते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर आपको बताया था कि राजधानी क्या है, राजधानी श्री विजयपुरम हो जाएगा। फिर हमने भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की थी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कहां पर, ग्रेट निकोबार में। फिर हमने बात की थी भारत की सबसे या मैं कहूं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, कितने मीटर, 732। अच्छा, 714 की बात करूंगा तो विंध्याचल की गुडविल चोटी दमोह, है ना। दूसरी यहाँ पे हमने माउंट थुलियट की बात की थी, अंडमान निकोबार की दूसरी हाईएस्ट चोटी। फिर हमने बात की थी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह के बारे में, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और नारकोंडम एकमात्र डोरमेट, है ना। उसके बाद में जलवायु के बारे में बात की थी, वनस्पति के बारे में बात की थी, सदाबहार वन वगैरह, कृषि के बारे में बात की थी। सॉरी। आगे बात करें
फसल वगैरह के बारे में बात की थी, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है जनजातीय ट्राइब्स के बारे में। और ट्राइब्स की बात करेंगे तो ट्राइब्स, अच्छा ये कुछ चैनल्स अभी और हम पढ़ेंगे एक बार। जनजातियां, जनजातियां बहुत खराब है यहाँ की, बहुत बेकार जनजाति कह सकते हो। अंडमानी निकोबारी, अच्छा अंडमान में अंडमानी, निकोबार में निकोबारी। फिर इसके बाद में जारवा, सेंटिनल, ओरांग, ये यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। जैव विविधता भरपूर है, इसीलिए जीव जंतु पाए जाते हैं। और जीव जंतु पाए जाते हैं इसीलिए यहाँ पर आप कहोगे कि सर देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। ये पढ़ लिए थे क्या यहाँ तक? कहां से? जैव विविधता पढ़ाना था, ओके ठीक। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता होती क्या है? बायोडायवर्सिटी, है ना। अब जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता के लिए तो वैसे अगर भारत में देखा जाए तो हमारे पास में टोटल 4 हॉटस्पॉट है भारत में। टोटल हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो कितने हॉटस्पॉट हो जाएंगे? 4। अब 4 हॉटस्पॉट डन। और वो 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर एक तो हिमालय हो जाएगा, वेस्टर्न घाट हो जाएगा, सुंडालैंड हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश के साइड में बर्मा और अराकांत योमा वाला जो रीजन है, या मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वो 4 हो जाएंगे। याद हो जाएगा कि हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो टोटल 4 में एक हिमालय, दूसरा नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न, दूसरा आप ले सकते हो बर्मा वाला बाउंड्री, तीसरा ले सकते हो आप वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहां से? तो आप कहोगे कि सर नर्मदा ताप्ती के मुहाने से लेकर के नीचे पंबन द्वीप तक, तमिलनाडु तक। उसके बाद में चौथा कौन सा हो गया आपका? अंडमान निकोबार के साइड में, और आपका नीचे जो देश आता है इंडोनेशिया, उससे पहले जो दोनों के बीच में आता है सुंडालैंड, वो हो गया 4। वैसे ही बात करें कि भारत में टोटल मान लू मैं सॉरी, तो 18 क्या है जैव विविधता क्षेत्र? कितने हो जाएंगे? 18। पहले 17 हुआ करते थे, अब उसमें एक और जुड़ गया है, तो टोटल अब कितने हो गए? 18। एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो आप कहोगे कि सर 17 है, परंतु हमें कितने लगाने हैं? 18। याद हो जाएगा। 4 हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी क्षेत्र कितने? 18। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, और कोई है? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। 4 हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता में आप कहोगे कि आपको एक याद होगा 1952, है ना। थोड़ा सा एक और चीज समझना, जैसे हमने कहा कि ये हिमालय है ना सॉरी, हमने कहा कि भाई ये क्या है? हिमालय। और हिमालय के साथ में आप कहते हो कि सर हिमालय के जस्ट नीचे से ये जमीन हो गई, धीरे धीरे कम ज्यादा होते रहती है। यहां से हम जानते हैं कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, ये यहां बहती हुई आएगी और यहां से ऐसी बहती हुई जाएगी। डन। अब नदियां बहती हुई जा रही है, ऊपर है तो नदी आप कहोगे कि सर यहां से ऊपर से बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर के अपने साथ में आएगी, ये सर ये साथ में लेकर के आएगी। ये यहां पर रुकेंगे क्या? यहां से अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो वो छोटा और बड़ा क्या? कभी आपने पहाड़ के ऊपर से पानी आता हुआ देखा होगा, रोड पे पूरा का पूरा पहाड़ आ जाता है, ऐसा पूरा का पूरा पर्वत एकदम ऐसा लगता है कि वो कहां आ गया? रोड पे आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये यहां से बड़े बड़े पत्थर टूट करके आएंगे तो ये यहां पर कुछ इस प्रकार से जमा होंगे, बताइएगा। ऐसे ही जमा होंगे, ये ऐसे यहां पर। अब यहां पर जब पानी ऊपर से आ रहा है ये, तो ये इनके बीच से बहकर के ऐसा गुजरेगा क्या? ऐसा यहां से बहकर के गुजरेगा, और यहां पर जो पानी होगा वो पत्थरों के बीच में रहेगा। यहां आपको पानी ऊपर दिखाई नहीं देगा, यहां दिखाई नहीं देगा। तो यहां से जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा, ये यहां से नीचे से यहां निकलेगा पानी, और यहां पर आप कहोगे कि सर धीरे धीरे जैसे पानी आगे बढ़ता है ये पत्थरों को आपस में तोड़ेगा। डन। और पत्थरों को तोड़ने के बाद में धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बारीक होता जाएगा, ग्रिल होता जाएगा, और ग्रिल होने के बाद में ये धीरे धीरे यहां पर क्या आ जाएगा? पूरी मिट्टी आ जाएगी, आ जाएगी। और जब मिट्टी आ जाएगी तो आप कहोगे कि सर यहां पर कुछ इतने छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, छोटे छोटे,
ऐसे यही एरिया बनेगा। अब ये एरिया बनेगा तो आप कहोगे कि सर इसमें तो पानी भी भरपूर है और क्या है, मिट्टी भी भरपूर है। और पानी और मिट्टी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कीचड़, दलदल, दलदल बनता है। और दलदल बनता है तो आप कहोगे कि सर दलदल के आसपास में अगर मान लो आपके घर के पीछे साइड में पानी जमा हुआ है, पानी रुका हुआ है ना, कुछ दिनों तक अगर पानी कंटिन्यूअसली वहां पर जमा रहे तो वहां पर मच्छर पनपने लगते हैं, वहां पर मच्छरों का लार्वा बनने लगता है और वहां मच्छर होने लगते हैं। कुछ दिनों तक अगर मच्छर ही है और मच्छर के साथ साथ अगर आप देखोगे और लंबे समय तक रहे तो वहां पर छोटे छोटे आपको पानी में रहने वाले जीव जंतु भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर लार्ज एरिया है तो छोटा रहेगा तो एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट एरिया अगर जैसा जैसा बढ़ता गया तो वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, जीव जंतु देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा पानी रुका हुआ रहेगा तो यहां पर भी तो जैव विविधता बढ़ती जा रही है। अब जैव विविधता बढ़ते जा रही है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जितना ज्यादा दलदल, उतनी ज्यादा बीमारियों का भी गढ़। क्यों? क्योंकि पानी रुकेगा, मच्छर पनपेंगे, मच्छर पनपेंगे, वहां का एटमॉस्फेयर खराब होगा, खराब होगा तो वहां पर क्या होगी, बीमारियां फैलेगी। और यही कारण है कि जैसे ही 1951 भारत आजाद हुआ 1947 में, 1952 में हमने देखा कि जो ऊपर से आने वाला रीजन है, या मैं कहूं कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान की भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, नेपाल के जस्ट नीचे वाला एरिया उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में दूसरा कौन सा, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट आएंगे जहां से नदियां सबसे ज्यादा बहती है। इस एरिया में मलेरिया सबसे ज्यादा हुआ। और आप जानते हो कि हिमालय की तराई क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी बोला कि हिमालय ही क्या है, हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट का आपको एक नाम और याद रखना है कि सर गर्म तप्त स्थल बोला जाता है। पीएससी 2023 वहां हॉटस्पॉट नहीं लिखा गया, वहां लिखा गया इनमें से गर्म तप्त स्थल कौन सा नहीं है, गर्म तप्त स्थल, हॉटस्पॉट को हिंदी में यही बोलोगे। और वैसे ही एक और पूछा था पीएससी 2023 में, काला जंगल, काला जंगल कहां है, काला जंगल कहां स्थित है, बताइए। काला जंगल ब्लैक फॉरेस्ट जंगल है, इसको हिंदी में आप काला जंगल बोलोगे। और एक कहां है, आप कहोगे जर्मनी में पाया जाता है। डन, ये याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन पीएससी के 2023 में। तो आप कहोगे कि सर जहां वाटर ज्यादा होगा वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी। और बायोडायवर्सिटी क्षेत्र की अगर इंडिया में बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर बीडी बायोडायवर्सिटी क्षेत्र इंडिया में कितने हैं, 18 है। डन, याद रहेगा। अच्छा, बायोडायवर्सिटी वहीं ज्यादा पाई जाएगी जहां वाटर ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा होगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर जितनी भी मेरी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, जितनी आर्द्र भूमि है कितनी है, अभी बढ़ गई क्या, और ठीक, कितनी हो गई, 96 टोटल। अब ये 2 साल में इतनी बढ़ चुकी है, 65 64 से यहाँ पहुंच चुके हैं हम 24 और 25 में 96 हो चुकी है, ये याद रखना है, पूछा जाएगा। 96 हो चुकी है आर्द्र भूमि। और ये जहां जहां आर्द्र भूमि होगी तो आर्द्र भूमि मतलब वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा तो वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी। क्लियर है? अब ये आपको दिमाग लगाना है कि वाटर कहां कहां ज्यादा हो सकता है। ऐसा वाटर, हमें ऐसा नहीं कि हमने रट लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना कि सर बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाएगी। आप कहोगे कि सर जहां पर आपका वाटर ज्यादा होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मान लो हमारा इंडिया है, यस और नो। हम कहेंगे कि सर एक तो यहां पर, ये कौन सा देश, ये कौन सा राज्य, मेघालय, मेघालय में कौन सा, चेरापूंजी मासिनराम। आप कहोगे कि सर यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। उसके बाद में मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे पास में भाई यहां भी तो आता है एक राज्य एमपी, और एमपी में भी आप जानते हो कि यहां आता है पचमढ़ी, पचमढ़ी, इधर से एक मानसून, इधर से एक मानसून, दोनों आकर के यहीं टकराते हैं।
और दोनों टकराने के बाद में भरपूर वर्षा करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहां भी पाई जाएगी। मैं अगर पूछ लूं कि इंडिया में सबसे कम बायोडायवर्सिटी कहां पर, तो आप कहोगे कि सर इस वाले रीजन में बायोडायवर्सिटी पाई ही नहीं जाएगी, कम पाई जाएगी। जो लेक है उनमें पाई जाएगी थोड़ी बहुत, बाकी सबसे कम कहां पाई जाएगी, राजस्थान में। डन। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि सर ये वाला रीजन पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, क्यों, क्योंकि अरब सागर शाखा से जितना भी मानसून आता है सारा का सारा यहीं पर आएगा। डन। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र यहां पे वृष्टि छाया प्रदेश भी कह सकते हो कि सर यहां बायोडायवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहां से ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट से ये मानसून सीधा ऊपर की ओर बढ़ जाता है, इसकी वजह से मानसून इधर नहीं लौट पाता। डन। यही आप कहोगे कि सर इधर भी हमारा पूर्वी घाट तो कटा फटा है, अलग अलग है ना, पूरा एक जैसा नहीं है। तो यहां से जो मानसून आता है वो अंदर एंट्री तो करता है, परंतु जो ये बीच में माउंटेन आ जाते हैं जैसे वैलीकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, महेंद्रगिरी, है ना, ये जो माउंटेन है ये कुछ को यहीं रोक देते हैं और इनको अंदर की तरफ नहीं आने देते, नीलगिरी माउंटेन। तो यहां पर बीच वाला क्षेत्र छूट जाता है। तो आप यहां भी कहोगे कि सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, पठार पाया जाएगा, प्लेट्यू पाया जाएगा, वो वृष्टि छाया प्रदेश होगा, वहां पर भी आपका बायोडायवर्सिटी नहीं होगी। समझ पाए क्या? वैसे ही अगर अच्छा मैं इधर बात करूं तो इधर बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी, ठंडा प्रदेश है, वर्षा होती है, हिमपात होता है, जहां जहां वाटर पाया जाएगा तो मैं यहां बोल सकता हूं कि सर यहां सब जगह बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। डन। सारी चीज क्लियर हो गई। तो बस हमें ये याद रखना है जहां वाटर ज्यादा होगा, कोल्डनेस ज्यादा होगी, वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी। अचानक मार, अमरकंटक, बिल्कुल यहां पर हम बात करेंगे। यहां ये एमपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे बेटा, ये मान के चलो ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का पहले एरिया था 3,08,000 कितना, 352 या 245, 3,08,245, 252, हाँ ये 45 था पहले। अब 7 किलोमीटर का एरिया यहां पर आता है, अचानक मार्ग का पहाड़िया, अचानक मार्ग का माउंटेन, ये यहां से एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में है ना। यहां पर इस वाले रीजन में 7 किलोमीटर के एरिया में ये माउंटेन फैला हुआ है और डिस्प्यूटेड था एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। अब ये 7 किलोमीटर का एरिया इसमें ऐड कर दिया गया, तो अब कितना हो गया, 352, कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना। अब ये ऐड करने के बाद में आप कहोगे कि सर ये अब वर्तमान में किस में हो चुका, बेटा 3,08,252 है, 200 नहीं, 300 नहीं है, हाँ ये 252 होगा, है ना, हाँ 300 नहीं है, 252 है। 7 किलोमीटर ऐड करने के बाद में कितना हो गया, 252। अब ये पूरी तरीके से कहां है, एमपी में है। डन। तो ये याद रखना है कि ये कहां पर है, इधर वाले रीजन हो जाएगा। हाँ, जैव विविधता ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी, और जैव विविधता के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जहां जैव विविधता ज्यादा होगी बीमारियां ज्यादा होगी, और इसी के लिए जैव विविधता के समय में ही 1952 में मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा। मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम कब चलाया गया, 1952 में स्टार्ट किया गया, पहली पंचवर्षीय योजना में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। डन। और मलेरिया उन्मूलन आपने जानते हो कि मलेरिया के जो जीवाणु है, रोनाल्ड रॉस को आई थिंक आप जानते होंगे, रोनाल्ड रॉस, हाँ इन्होंने जो मलेरिया का जीवाणु है उनकी खोज की थी, और इन्हीं के इस पे मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी में ही होता है शायद, 24 या 25 जनवरी को। 25 जनवरी मतदाता दिवस, और 24 जनवरी आई थिंक, नहीं 24 जनवरी बालिका दिवस, और हाँ 22 जनवरी में है रोनाल्ड रॉस का जो डेट ऑफ बर्थ है, जनवरी या अप्रैल, मुझे अभी क्या बेटा, जैव विविधता तो 22 मई, बायोडायवर्सिटी डे कब होगा, 22, अच्छा 22 मार्च, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल है, ओके, पृथ्वी दिवस, और 22 मई
बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। उसके बाद में 22 दिसंबर, 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे, और 22 दिसंबर को ही मनाते हैं आई थिंक गौरैया दिवस। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 दिसंबर, है ना, ये कुछ 22 वाले हैं सारे के सारे। 22 मार्च जल दिवस, वाटर डे। जल आएगा तो भाई पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, जल कहाँ आएगा, पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे 1 महीने तो लग ही जाता है किसी को भी। जैसे आप गेहूं, चना, सोयाबीन या भी कुछ भी बुआई कर रहे हो तो लगभग 1 महीने में हरियाली अच्छे से देखने के लिए मिलती है। और पृथ्वी पर जब आएगा, हरियाली ज़्यादा हो जाएगी, ठंड बढ़ेगी, तो आप कहोगे कि सर बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। अब बायोडायवर्सिटी अगर बढ़ रही है, तो बायोडायवर्सिटी अगर बढ़ेगी तो आप कहोगे कि सर गौरैया वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। आप कहोगे काउंटिंग करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। हाँ, जल आएगा पृथ्वी पे, पृथ्वी से पे आएगा, पानी बढ़ेगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी तो क्या होता है, गौरैया बढ़ जाती है ना। चलिए, अन्य फैक्ट की बात करें। अब कुछ फैक्ट आपको लिखना है। हाँ, क्या हो गया बेटा, इधर हो गया, डन। चलिए, कोको चैनल के बारे में लिखा दिया था। अब एज इट इज हमको लिखना है। क्या लिखा है पहला मैंने कि सर कोको चैनल म्यांमार के कोको द्वीप तथा भारत के उत्तरी अंडमान को जोड़ता है। अब यहाँ लिखते जाइएगा, जैसे मैंने आपसे यहाँ बात की कि सर यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बना रहा हूँ। यहाँ से ये वाला अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, नागालैंड के बाद में आप बात करोगे नीचे मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के जस्ट ये वाले स्टेट की बात करेंगे त्रिपुरा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये वाला जो स्टेट होगा मेघालय, मेघालय के बाद में यहाँ ऊपर में यहाँ से पश्चिम बंगाल, और यहाँ से ये ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ आप बात करोगे कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला देश जो हो गया, इसको हम म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार, या मैं पहले की बात करूं 1837 में भारत से अलग होता है और इसको म्यांमार बोलते हैं। और म्यांमार की राजधानी आप जानते हो क्या है, थिम्पू, भूटान की थिम्पू। म्यांमार की बताइए, नैपिताओ, है ना, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार की अब बात करोगे, यहाँ पर कौन कौन से राज्य लगते हैं, आप कहोगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लगेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड लगेगा, नागालैंड के बाद में आप कहोगे कि सर मणिपुर लगेगा, और मणिपुर के बाद में आप कहोगे कि सर मिजोरम। ये हमारे पास में 4 राज्य नागालैंड के साथ में लगते हैं। आप कहोगे कि सर चारों राज्य के साथ में जो बाउंड्री बनती है हमारी, ये वाली जो बाउंड्री की आप बात करोगे, ये बिल्कुल नेचुरल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री। या आप कह सकते हो कि नेचुरल बाउंड्री के साथ में हिमालय इसकी बाउंड्री बनाता है। कौन सा बनाता है, हिमालय। और हिमालय को ही, या ये जो लोग हैं म्यांमार के, ये किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे कि सर इसको ये अराकांत योमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, अराकांत योमा पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा मैं कह सकता हूं कि सर जैसे ही म्यांमार नीचे आता है तो यहां पर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी आने के साथ साथ आप कहोगे कि सर यहीं पर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां पर एक हो गया अंडमान और दूसरा हो गया निकोबार। डन। जैसे ही यहां पर आए तो यहां पर एक द्वीप है इसी का, जैसे मैंने आपको बताया था अनक्लॉस, अनक्लॉस बताया था कि थोड़ी बहुत चीजें बताई थी। अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ सी, है ना, यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी, समुद्र का कानून जिसको आप कहते हो, ये 1980 में बनता है, 1980 में, 19 सितंबर 1980 को बनता है। इसके आधार पर बहुत सारी हमने बताया कि यहां पर अलग अलग रेखाएं होती है। आधार मंडल होता है, अभिछिन्न मंडल होता है, प्रादेशिक मंडल होता है, आदर्श अभिछिन्न मंडल होता है। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि जहां से समुद्र स्टार्ट हो रहा है उससे कुछ दूरी पर पूरा का पूरा अधिकार जो रहेगा उस देश का रहेगा। तो वैसे ही यहां पर एक द्वीप यहां पर इनकी बाउंड्री के एकदम पास में आता है, यहां पर आप कह सकते हो ये वाला। और इसको इन्होंने द्वीप को क्या नाम बोला, इसको नाम दिया बेटा कोको द्वीप। क्या नाम दिया, कोको द्वीप। अब कोको द्वीप के जस्ट नीचे आप कहोगे पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है, और पूरे के पूरे बंगाल की खाड़ी के बाद में आप कहोगे कि सर बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी ये पूरी की पूरी। अब इसमें नीचे स्टार्ट क्या हो गया, ये अंडमान हो गया हमारा।
अंडमान, और ये कौन सा हो गया, निकोबार। अच्छा, बीच में बंगाल की खाड़ी है। अब यहां पर हमने कहा कि भाई बंगाल की खाड़ी तो हम बोल नहीं सकते कि बंगाल की खाड़ी अंडमान और निकोबार, या मैं कहूंगी म्यांमार को अलग कर रही है। पर्टिकुलर एक नाम देना पड़ेगा, और नाम देने के लिए हमने यहां पर जो नाम दिया, यहां से लेकर के ये वाला, कि ये अंडमान और निकोबार को जो लाइन अलग कर रही है, जो जल अलग कर रहा है, इसको हमने एक चैनल का नाम दे दिया। और उस चैनल का नाम हमने किसके नाम पर रख दिया, जो पहले से था। कोको द्वीप ऊपर था, कोको द्वीप ऊपर था, तो मैंने उसी के नाम पर क्या रख दिया, इसको कोको चैनल। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार और म्यांमार के कोको द्वीप को, या मैं ये कह दूं इंडिया और म्यांमार के बीच अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग कौन करता है, कौन अलग करता है, आप कहोगे कि सर कोको द्वीप को कोको चैनल अलग करता है। क्लियर हो गई सारी चीजें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को सेपरेट करने का काम कौन करता है, आप आंसर क्या करोगे, कौन करता है, कोको चैनल करता है। कोको चैनल पर अधिकार किसका, कोको चैनल पर म्यांमार का, याद रहेगा, कोको चैनल पर अधिकार किसका हो जाएगा, म्यांमार का हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान को अलग करता है। कौन सा हो जाएगा, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान, और कौन सा, लघु अंडमान, लिटिल साउथ, और कौन सा हो जाएगा, लिटिल। जैसे हमने बात की कि पूरा का पूरा क्या हो गया, यहां पर एक हमने ले लिया एक। वैसे तो आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा अंडमान निकोबार अभी मैं फिर से बनाऊंगा, ये दो हो गए। हमने कहा कि ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा जो दक्षिण में है, ये कौन सा होगा, लिटिल। इसके ऊपर मध्य अंडमान, फिर आप कहोगे कि सर उत्तरी अंडमान। चार है, उत्तरी अंडमान में कितने पार्ट, पूरे के पूरे अंडमान में कितने पार्ट, चार पार्ट। चार पार्ट में मैं नीचे वाले दो की बात कर रहा हूं कि सर एक कौन सा, दक्षिणी अंडमान, आप कहोगे कि सर ये कौन सा हो गया, यहां पर दक्षिणी साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ऊपर वाला ये कौन सा हो गया, लिटिल, लिटिल अंडमान। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करेगा, ये जो बीच की जगह है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको दक्कन पास बोल देंगे। पास मतलब दर्रा, जो दोनों के बीच का रास्ता है, ये आप बोल देंगे। डन हो गया। अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से अलग करता है कोको चैनल, हो गया। कोको चैनल के बाद में आप कहोगे कि सर लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग कौन करता है, आप कहोगे कि सर दक्कन पास अलग करता है। आ गई समझ में सारी चीजें। डन। 10 डिग्री चैनल, इसकी बात हमने पहले भी की थी कि सर जैसे ही यहां पर लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान के बाद में आप जानते हो कि सर अंडमान पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मैं यहां पूरा का पूरा अगर इसको बोल दूं कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, अंडमान है ऊपर वाला, या इसको मैं ये बोल दूं कि सर ये हमारा कौन सा द्वीप हो गया, ये अंडमान हो गया हमारा, और ये मैंने इसको क्या बना दिया, निकोबार बना दिया। अब अंडमान में भी आप जानते हो कि सर इसमें भी कितने पार्ट है, चार पार्ट है, ये सानू, इसमें भी कितने पार्ट है, चार पार्ट है, ये हमने बना दिए। आप कहोगे कि सर उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इसको लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान दोनों एक दूसरे को दक्कन पास के द्वारा अलग कर रहे हैं। वैसे ही अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अच्छा अलग करने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर दोनों को अलग करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, यहां पर आप कहोगे कि सर बीच में कितने डिग्री चैनल आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। कितने डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, हो जाएगा। अब आपको कुछ कुछ चीजें ऐसे यहां समझ में आ रही होगी कि सर सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहां पर एक तो हमने बनाया कौन सा द्वीप, कोको द्वीप। कोको द्वीप के बाद में हमने एक लाइन बनाई जिसको हम बोलते हैं कोको चैनल, यस और नो। कोको चैनल के बाद में हमने कहा कि सर यहीं पर आता है उत्तरी अंडमान। फिर उत्तरी अंडमान के बाद में हमने बात की कि सर कौन सा आएगा, मध्य अंडमान।
फिर हमने बात की कि सर फिर आता है लिटिल अंडमान, फिर आता है हमारा दक्षिण अंडमान। लिटिल अंडमान दक्षिण अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको हम दक्कन पास कहते हैं। फिर हमने बात की कि सर यहीं पर आपका एक और चैनल आता है, ये वाला, जिसको मैं 10 डिग्री चैनल कहता हूँ। और 10 डिग्री चैनल पूरे के पूरे ये अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। ये चीजें समझ में आ गई क्या यहाँ तक, ये बताइए। डन, ये हो जाएगा यहाँ तक। आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। और 10 डिग्री चैनल वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगाइएगा। 2 से 3 एग्जाम में बेटा, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को बंगाल की खाड़ी में अलग करने वाले, सेपरेट करने वाले चैनल का आप नाम बताइए। कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। अच्छा, 10 डिग्री चैनल वाटर है या कोई आपकी लाइन है? बेटा 10 डिग्री जो चैनल है, ये आप कहोगे कि सर ये हमारी पृथ्वी, अणु पृथ्वी पे हमने कहा 0 डिग्री लाइन, यहां आता है हमारा प्यारा सा भारत। यहां से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे मैं गया, तो आप जानते हो कि भारत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी, यही है। तो यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो यहां पर ये 10 डिग्री आ गया। ये 10 डिग्री लाइन ने ही वाटर को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अंडमान को अलग बांट दिया, निकोबार को अलग बांट दिया। तो आप कहोगे कि सर 10 डिग्री चैनल ही इसको अलग बांटने का काम करता है। क्लियर सारी चीजें? तो ये 10 डिग्री क्या हो गया? लैटिट्यूड भी हो गया। 10 डिग्री चैनल को ही हमने 10 डिग्री लैटिट्यूड को ही 10 डिग्री चैनल बोल दिया। डन, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां। वैसे अभी लिखाई थी मैंने आपको अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां। अब जनजातियों की अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियों में आप कहोगे कि सर अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, सैम्पेन। अच्छा, यहां पर जनजातियों में कुछ और भी चीजें याद रखना है, जैसे ये आपने पहले नहीं लिखी होगी, ये ओंग, जारवा। यहां पर सैम्पेन लिखा हुआ है बेटा, सोम्पेन। अच्छा, सैम्पेन एक शराब भी होती है, जानते हो, पार्टीज वगैरह में देखी होगी सैम्पेन, है ना। और आपने वो भी देखा होगा हाँ पार्टीज वगैरह में कि हाँ भाई स्टार्ट करने के लिए उसको पहले सेक कीजिए और फिर उसके बाद में हाँ पार्टी सेलिब्रेट करते, सक्सेस की सेलिब्रेशन। अभी तो बहुत सारे टीवी शोज भी, जैसे इंस्टा, फेसबुक और वो उस पर देखोगे आप तो सोशल मीडियाज पे, तो बहुत सारे ऐसा लगता है कि बहुत महंगी शराब है, करोड़ों साल पुरानी है, विश्व में बहुत महंगी है ना। हाँ, तो आप कहोगे कि सर बहुत सारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार पे पाई जाती है। अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, सोम्पेन। अब जो सोम्पेन है, इसको सैम्पेन ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है ना। ये जो जनजाति है, ये पहली बार 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर के अभी तक, है ना, 17 आप कहोगे कि सर जो लोकसभा अपनी चल रही थी, 17वां चुनाव था, इससे पहले जो 15 लोकसभा हो गई, आज तक किसी भी चुनाव में इनके द्वारा वोटिंग नहीं की गई। 2014 में सैम्पेन जनजाति के द्वारा पहली बार चुनाव में भाग लिया गया, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि अगर जनजाति ने पार्टिसिपेट नहीं किया चुनाव में तो हो सकता है मैं हार जाऊंगा। और 2014 का जो चुनाव था, वैसा चुनाव ना आगे कभी हो पाएगा ना अब कभी होगा, है ना। जो चुनाव 2014 में हुआ वो लास्ट ही चुनाव आप कह सकते हो कि एक निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से चुनाव हुआ था, वैसा आगे पॉसिबिलिटी कम है कि वैसा चुनाव हो पाए, है ना। भरपूर तरीके से जनता ने जिस हिसाब से पार्टिसिपेट किया था, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई पक्ष, ना कोई विपक्ष, वो जो चुनाव था वो मुद्दों पर लड़ा गया था। गैस के दाम वाकई में उस समय महंगे थे, स्मृति ईरानी जी को आज भी हम याद करते हैं, है ना। वो सिलेंडर लेकर के बैठी हुई थी मोहतरमा, और जब प्याज, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो महंगी हो गई। उसके अलावा हाँ, नहीं 700 हो गया था उस समय, अभी तो अभी सस्ता ही है मान के चलो। हाँ 941। तो वैसा चुनाव अब नहीं लगता कि हो पाएगा। अब वैसे तो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है,
अब डेमोक्रेसी भी है तो हम मानते हैं कि भाई सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। पर अभी आपने देखा बेटा कि कल अगर बात करें, मैंने अभी अनक्लॉज आपको बताया, लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ये कानून ही कहता है कि अगर अभी आपने देखा होगा कौन सा, कि ये हमारा भारत है, यस और नो, ये हमारा हिंद महासागर, यहां भी बोल दूं यहां भी बोल दूं, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यहां हमने एक जहाज को बुलाया था, कहां से? ईरान से। उस जहाज का नाम क्या? आयरिस कुछ, आयरिस देना, ऐसा कुछ नाम था। उसको बुलाया। उस जहाज को बुलाने के बाद में राष्ट्रपति के सामने उस जहाज की बहुत सारी खूबियां गिनाई गई, बहुत सारी चीजें बताई गई, बहुत सारी चीजें बताने के बाद में कि ये जहाज क्या क्या कर सकता है। इंडियन नेवी के साथ में एक्सरसाइज में उसने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद में, वैसे ही हम वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास करते हैं, है ना, कि भाई वसुधा ही क्या है, हमारा पूरा परिवार है। और हम दूसरा जो वेदों की ओर समझते हैं, उसमें हम बात करते हैं अतिथि देवो भव। घर पे अगर शत्रु भी आया है, हम उसका भी आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि हम पुराणों को, वेदों को हमने पढ़ा है। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि भाई अतिथि भगवान का रूप होता है, सरणो। इसीलिए कई मूवी भी बन चुकी है ना, अतिथि तुम कब आओगे, ऐसी बहुत सारी मूवी, है ना, तो जाओगे है, आओगे, है ना। तो आप कहोगे कि सर ऐसा ही, ये आप कहोगे जहाज आया यहां पर, ये सरणो, ये, और आप कहोगे कि सर इस शिप में क्या कर दिया गया, अमेरिका ने अटैक कर दिया गया। अब इंडियन ओशियन में आपके घर पे कोई परिवार मेहमान आया है, आपके आंगन में आकर के कोई उसकी धुलाई करके चला जाए, किसी की इतनी हिम्मत है क्या? इतनी हिम्मत है किसी की कि आपके आंगन में, आपकी बाउंड्री में आकर के कोई थर्ड पर्सन बिना आपसे परमिशन लिए यहां पर अटैक कर दे, जबकि आपने इनवाइट इसको किया था। और इनवाइट करने के बाद में आपने यहां पर इस पे अमेरिका ने क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, है ना। और ब्लास्ट करने के बाद में 100 लोगों की यहां पर जान चली गई। और जान जाने के बाद में हमारा इंडिया के द्वारा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब ये लगता है कि वाकई में कुछ चीजें हमारी फॉरेन की जो पॉलिसीज है, जैसे एक आपने 1961 1961 कुछ याद आ रहा है क्या, NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, या मतलब हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता जिसको कहते हैं 1961 में बनाया था। न तो हम किसी देश के पक्ष में रहेंगे, ना ही किसी के विपक्ष में रहेंगे, हम हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल रहेंगे। अब ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जिस ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट दिया, अमेरिका ने मना किया, पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया। 2014-16 में हमने चाबहार पोर्ट 1000 करोड़ रुपए खर्च करके हमने चाबहार पोर्ट को हमने लिया, लीज पर लिया, और ईरान ने हमको दिया, किसके लिए, ईरान को, पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए। ईरान जब हमें सपोर्ट कर रहा है, 1982 की बात करें, ईरान ने हमको सपोर्ट किया, पाकिस्तान के मुद्दे पर सपोर्ट किया। पर यहां पर अगर बात इंडिया की तरफ से अगर ऐसी ना की जाए, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बात अखरती है कि इस इंटरनेशनल मुद्दे पर बात की जानी चाहिए। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा था बॉस, बताया ना, पास में। हाँ मैं मिलता हूँ, हाँ डन। तो ये चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुरा हुआ है। उसके बाद में आप देख ही रहे हो अभी वर्तमान में तो ईरान ने भी सोच लिया है, या तो इस पार या तो उस पार, रहेंगे तो जिएंगे भाई। वो भी लग रहा है कि रसिया के नक्शे कदम पे चल रहा है, जिस वर्ल्ड में रसिया नहीं रहेगा उस विश्व का हम क्या करेंगे। तो ईरान का भी कहना है कि जहाँ ईरान ही नहीं रहेगा उस वर्ल्ड का हम क्या करेंगे। वो भी निकाल रहा है एक एक करके मिसाइल। वो जहाँ जिसने बोला कि भाई हम यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, वो वहीं पर टारगेट कर रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, क्यूबा हो, आजू बाजू के जितने भी देश हैं, सब पे कोई उसने 7-8 कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, किसी को नहीं छोड़ा। सब में क्या कर रहा है, सब में अटैक कर रहा है। और मिसाइलें 40 लाख की मिसाइल को, है ना, ड्रोन 40 लाख का बना है, 38 से 40 लाख। इस 40 लाख के ड्रोन को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को 40 करोड़ रुपए,
38 से 40 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है। कितनी? अगर 40 करोड़, तो भाई अगर ये 40 ऐसे मिसाइल छोड़ दे, 40 ड्रोन, तो 40 ड्रोन कितने के होंगे? 1.5 करोड़ के। 4 चौक 16, 1.6 CR। यहां आप कहोगे कि सर ऐसे कितने हो गए? 160 CR। सीधा सीधा कितने गुना? 10 गुना ज्यादा, है ना। तो खर्च किसका बढ़ रहा है? अमेरिका का। और अमेरिका अब चाह रहा है कि नेगोशिएट किया जाए, बात की जाए, टेबल पे बैठ करके बात करें। अब ईरान ने कह दिया कि भैया बातचीत को अब कुछ बचा नहीं, और वाकई में बातचीत को कुछ बचा नहीं है। बिना जानकारी दिए आपने इस जहाज को उड़ा दिया, उस पर बेगुनाह 100 सैनिक मारे गए, वो गलत था। और युद्ध का नियम भी कहता है कि आप अगर अटैक कर रहे हो, आपको पहले बताया जाता है कि हम युद्ध करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाकर के उस देश का बाहर जहाज है, वो भले ही कोई दूसरे पार्टी में गया हो सकता है कि मान लो शादी वाली बारात जा रही है और दुश्मन है ना। अब ऐसा ही हुआ ना ये, कि भाई ये शादी के लिए जा रहा था, ये शादी में आया था, अब शादी से लौट करके बारात वापस जा रही थी, इसने देखा कि ईरान का है, इस पे ईरान लगा हुआ है, इनने तो अटैक कर दिया, सारी बारात को ही स्वाहा कर दिया। वो ऐसा ही सिस्टम हुआ ना। तो ये चीजें कंफर्म हो सकता है। ये लिख लिया आपने, ये आपको लिख लेना है। आगे बात करें नेक्स्ट, ग्रेट महान चैनल, इसको लिखिएगा ग्रेट चैनल। क्या बेटा? बता देंगे बेटा कल का। डन। ग्रेट चैनल की बात करें तो ग्रेट चैनल आप कहोगे कहां आता है? सबसे पहले ग्रेट चैनल, पहले लोकेशन आप बताओ कि सर लोकेशन कहां आएगी इसकी, ग्रेट चैनल की। ग्रेट मतलब महान, महान बोल सकते हो, ग्रेट बोल सकते हो। और ग्रेट चैनल की अगर आप बात करोगे तो अच्छा, यहां पर 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप कहोगे कि सर एक हो गया निकोबार, और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। डन। अब आप जानते हो कि भाई ये हो गया हमारा अंडमान, ये हो गया हमारा निकोबार, और यहां पर आप जानते हो कि सर इधर एक कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया। डन। अब इंडोनेशिया यहां आता है, इंडोनेशिया के जस्ट साइड में, यहां पर इंडोनेशिया के पास में है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? इसका नाम लिख दिया सुमात्रा द्वीप। अच्छा, ये मान लो हमारे अंडमान निकोबार की तरफ है, इसलिए हम भी इस पे अटैक करके हमारा कब्जा कर सकते थे कि भाई हमारा है, हम नहीं देंगे तुमको, है ना। वैसे भी बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप है उसमें से कुछ तो डिस्प्यूटेड ही है। बांग्लादेश कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, समुद्री सीमा में आता है। अब भाई उनने भी समुद्र का कानून पढ़ रखा होगा, अब समुद्र का कानून पढ़ा होगा तो उनको याद है कि भाई ठीक है, तुम बात कर रहे हो सर 12 मील तक की, ठीक है मान लिया। अच्छा, मील और समुद्री मील दो अलग अलग है, थोड़ा सा इस पे बात की जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा माइल, है ना, मील, और एक सी मील, है ना, समुद्री मील। क्या अंतर है दोनों में? एक नॉर्मल मील में कितने किलोमीटर, पहले तो ये बताओ। एक नॉर्मल मील की बात करूं, एक मील इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? नहीं, 100 नहीं होगा, 10 नहीं, बहुत ज्यादा है, और कम, 1 से 2 के बीच में बता दो। 1 पॉइंट, हाँ, 1.6 किलोमीटर। कितना? 1.6 किलोमीटर। एक मील इज इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू 1 सी माइल। एक समुद्री सीमा, एक समुद्री माइल
बस इतना ही अंतर हो, इतना ही अंतर है ना। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप, वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने कहा कि भाई 12 माइल आधार रेखा, 12 से 24 अभिशीन मंडल, प्रादेशिक मंडल, फिर ट्रिपल ई जेड, 24 से आप कहोगे कि सर 200, और 200 से लेकर के 300, इतने अगर एरिया में, है ना, इतने एरिया में अगर कोई द्वीप आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो यहां तक आप उसको अपना पर्टिकुलर क्षेत्र मान सकते हो। कुछ गलत है क्या इसमें? सही है? 1.8, इसमें देख लीजिएगा, है ना। हाँ थोड़ा, तो यहां क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर अगर इसके बीच में अगर आ रहा है, तो इसके बीच में हर कोई देश क्लेम कर सकता है कि वो द्वीप उसका है, वो पेट्रोलियम उसका है, वहां जितना भी जो कुछ पाया जाता है वो सब कुछ उसका है। तो ऐसा ही ये सुमात्रा द्वीप किसके अंडर में आ गया? किसके? इंडोनेशिया के अंडर में आ गया। और इंडोनेशिया के अंडर में आया तो आप कहोगे कि सर यहां पर फिर वापस से क्या पाया जाता है? आप कहोगे कि सर यहां पर फिर एक चैनल पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है। इसको क्या करेगा? अलग करेगा। अंडमान निकोबार में भी निकोबार, और निकोबार को किससे? सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। और इसी को हमने बोल दिया कि ये क्या है? एक महान चैनल है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? ग्रेट चैनल। अच्छा, ग्रेट क्यों बोल दिया भाई? यहाँ जो ऊपर वाले चैनल जितने भी थे, चाहे मैं 10 डिग्री की बात करूं, कोको चैनल की बात करूं, 9 डिग्री चैनल की बात करूं, 8 डिग्री चैनल की बात करें, 6 डिग्री की बात करें, यहां पर जितने भी चैनल थे वो सब कुछ कैसे थे? छोटे थे। कैसे थे? छोटे। मतलब हमने बोला कि यहां पर हमने अंडमान को लिया, निकोबार को लिया, बीच में थोड़ा सा गैप, ज्यादा किलोमीटर नहीं। यहां पर इसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है और इसकी चौड़ाई भी लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई भी ज्यादा है। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? ग्रेट चैनल दे दिया। किसके आधार पर? चौड़ाई, और चौड़ाई के बाद में गहराई के आधार पर। याद हो जाएगा, ग्रेट चैनल। अच्छा, ग्रेट चैनल को एक क्वेश्चन और आता है कि इस ग्रेट चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला? मिहिर सेन। कौन होंगे? मिहिर सेन, पहली महिला जिसने ग्रेट चैनल को पहली बार पार किया था। ये आपको याद रखना है। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? डन। चलिए आगे बात करें। मिहिर सेन पे स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला? मिहिर सेन। हाँ, इंग्लिश चैनल को। बेटा ग्रेट चैनल, इंग्लिश चैनल यही तो है। इंग्लिश चैनल इसी को तो बोलेंगे। एक मिनट बेटा, सर्च कर लिया जाए। बेटा एक मिनट में सर्च कर लूँ। हाँ बेटा, हाँ। बेटा आरती साहा है इंग्लिश, आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। हाँ बेटा एक मिनट, पहली एशियाई महिला है। और अच्छा, मिहिर सेन पहले भारतीय पुरुष है, सही है, ठीक है, दोनों ही लिख लीजिएगा। महिला सही है। अलग अलग है। हाँ, ये बेटा ग्रेट चैनल ही लिखा है हमने। हाँ, इंग्लिश चैनल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश चैनल फ्रांस में आता है।
बिल्कुल। हिंदुस्तानी जलपरी में क्या बेटा देख रहे बेटा, 1 मिनट। हाँ आरती शाह है। मिहिर सेन ये बेटा पुरुष है। पहले इन्होंने इंग्लिश ये मैं नाम की वजह से बेटा कंफ्यूज है ना, देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, है ना। ठीक, कौन है ग्रेट चैनल में? आरती शाह। ये पहले बेटा मैं देख लूंगा एक बार, है ना। मिहिर पहले पुरुष है, मिहिर सेन। मिहिर सेन पहले पुरुष जिनने ग्रेट चैनल को पार किया था, पुरुष है वो, है ना। फीमेल में आरती शाह। अच्छा, मिहिर से वो नाम याद रहता है कि मिहिर एक फीमेल वर्ड है ना, इसलिए। चलिए डन, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जलपरी कहते हैं इनको। हाँ चलिए, पहले पुरुष कौन थे? मिहिर सेन पहले भारतीय। जी इधर देख लीजिए ना, सामने या साइड में। उस साइड में पीछे भी देख लीजिएगा। हो गया? एक और लिखिएगा, वीर सावरकर सेल्युलर जेल तथा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सर होनी चाहिए पानी वाली कैन। आइडिया नहीं मुझे। अंदर भी नहीं है? ले तो नहीं गए थे? भाई साहब ये कौन है? वीर सावरकर सेल्युलर। वीर सावरकर की बात करें पहले तो वीर सावरकर माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे वीर सावरकर, फिर आता है वीर सावरकर के साथ साथ विनायक दामोदर सावरकर, फिर कभी कभी अभी कंट्रोवर्सी भी चली बीच में, वीर विनायक दामोदर सावरकर, है ना। फिर हमने बीच में देखा गोडसे, वो भी आए। तो आप कहोगे कि सर वीर सावरकर ये सब कुछ आपको अंडमान निकोबार में ही देखने के लिए क्यों मिलता है? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बात कर रहे हो वीर विनायक दामोदर सावरकर की, वीडी सावरकर की आप बात कर रहे हो, तो सर ये इनसे रिलेटेड आप चाहे सेलुलर जेल की बात करो, चाहे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करो, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार में भी आप बात कर रहे हो सर, वहां पर क्यों? क्योंकि ये वो वही व्यक्ति है जिसने कई साल पहले,
भारत गुलाम था। अंग्रेजों ने इनको उठा करके कहां डाल दिया? जेल में। अब इनको जेल में डाला तो इनको लगा भारत में इतनी सारी तो जेल है, बोले अगर इधर रखेंगे तो पब्लिक इनके पास जा सकती है, सपोर्ट कर सकती है, इसको छुड़ा सकती है। अब छुड़ा सकती है तो इनने कहा कि भैया इनको ऐसी जगह रखो जहां पर कोई पंछी भी पर ना मार सके, और इनको कहां रख दिया? अंडमान निकोबार की जेल में। अच्छा, अंडमान निकोबार की अगर जेल की आप बात करोगे तो जैसे हमने कहा कि अंडमान निकोबार, और निकोबार में हमने कहा कि भाई अंडमान निकोबार में जिस जेल पे इसको बनाया गया ये द्वीप मान लो, यहां ऐसा, और इस जो जेल यहां बनाई गई, इस जेल में इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है। अगर इसमें से अगर भागने की कोशिश भी की, है ना, भागने की अगर कोशिश भी की तो सिर्फ चारों साइड पानी ही पानी मिलेगा। मतलब ये इतनी ऊंचाई पर भी बना हुआ है कि वहां से अगर जंप भी कर रहे हैं तो मरना तय है। और जब दोनों साइड यहां से खड़ा होकर के देखा जाता है तो बिल्कुल पानी ऐसा दिखता है, ब्लैक वाटर। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि काले पानी की सजा है। और काले पानी की सजा के लिए अंग्रेज कहां भेजते थे? सेल्यूलर जेल में। पहले इसका नाम क्या था? सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर जेल में ही काले पानी की सजा दी जाती थी। और इस जेल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वीर सावरकर सेल्यूलर जेल कर दिया गया। याद हो जाएगा, ये कर दिया गया। अब ये व्यक्ति वहां से छूटने के बाद में इनने कहा, इनको सजा तो बहुत लंबी चौड़ी मिली थी, इनने कहा कि भाई साहब हम आपकी क्या करेंगे, मान लो मैंने आपको कुछ पनिश किया और पनिश करने के बाद में आपने कहा कि सर हम आपके लिए ये कर देंगे, हम कल होमवर्क कंप्लीट करके आ जाएंगे, हम याद करके आ जाएंगे, है ना, आपकी कुछ हेल्प कर देंगे, ऐसा आपने बोला। हमने कहा ठीक है। अब ठीक है बोला तो हमने कहा आ जाओ बाहर। अब बाहर आने के बाद में इन्होंने कहा अब इनकी शर्तें क्या? हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे कि इंडियन फ्रीडम फाइटर कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें मुखबरी करने का काम जो किया वो किन्ने किया? वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा किया। इसीलिए कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए बाद में, उनमें किसी में भी ये साहब को बुलाया नहीं गया। क्योंकि ये जैसे सिंधिया ने पहले कुछ समय पहले किया था। बेटा पहला आतंकवादी 1948 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे, है ना, ये भी जुड़े हुए थे आरएसएस से, है ना। इसीलिए तो आरएसएस वाले इनको पूछते हैं, आरएसएस वाले इनको मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, है ना। और कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि सर वीर सावरकर सेल्यूलर जेल कहां पर? अंडमान निकोबार में। दूसरा, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर? ये भी अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि इसको जेल में भी वहां रखा गया था, इनको जेल में वहां रखा गया, इसीलिए इनके नाम पर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी कहां बना दी गई? अंडमान निकोबार में बना दी गई। और ये कहां पर? वो भी राजधानी में है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का आप नाम कहोगे कि सर इसका नाम अभी चेंज हो गया, श्री विजयपुरम। विजय कर दो या विजया कर दो, बात एक ही है, विजयपुरम ही है ना। अब वो बोलने में हो जाता है, जैसे इंग्लिश में आप लिखोगे तो वहां ए लगाओ नहीं लगाओ, प्रोनाउंसिएशन जैसा करोगे विजय ही होगा, है ना। तो श्री विजयपुरम। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ज्वालामुखी, ये वाला पॉइंट आपको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके कि नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में पाया जाता है ना। जैसे उत्तरी अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी, या आप कह सकते हो डोरमेट ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? डोरमेट। भविष्य में यहां पर अब कभी ज्वालामुखी निकल सकता है क्या? संभावना कम है। अब कभी भी यहां पर ज्वालामुखी निकल नहीं सकता। डन हो गया। दो 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। और मनाने के बाद में आजाद हिंद फौज बनाई किसने थी? आप कहोगे कि सर सुभाष चंद्र बोस ने 1938, है ना, 1938 हरिपुरा अधिवेशन,
और हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनसी का हरिपुरा अधिवेशन हुआ वहां पर पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के नॉमिनी थे उनको हरा दिया। उनको हराने के बाद में आप कहोगे कि सर हराने के बाद में नॉमिनी जो पट्टाभी सीतारमैया है जो कि आगे चल करके एमपी के पहले गवर्नर बने, सर नो आजाद एमपी की, आप कहोगे कि सर पहले गवर्नर ऑफ एमपी की बात करोगे पट्टाभी सीतारमैया बने। उनको हराने के बाद में खुद जैसे ही बने आईएनसी के अध्यक्ष, महात्मा गांधी को लगा कि नहीं मैं खुद हार चुका हूं और मेरे कैंडिडेट की हार हुई है, मतलब मेरी हार हुई है, और इससे महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में खुद ने उन्होंने एक नई फौज बनाई और उस फौज का नाम क्या था, आजाद हिंद फौज। आजादी के लिए लड़ने के लिए फौज बनाई और इन्होंने स्टार्ट किया बर्मा की ओर से, स्टार्ट किया था बर्मा की ओर से एंट्री की और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को आजाद कराया। और आजाद कराने के बाद में आगे बढ़ते गए। इन्होंने बहुत सारे फेमस नारा दिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कुछ स्लोगन्स इनके फेमस है। और इन्हीं की कौन सी 118वीं जयंती, कौन सी 75वीं वर्षगांठ पर जैसे ही यहां पर मनाई गई आजाद हिंद फौज की, तो यहां पर कुछ द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया। जैसे रास द्वीप जो कि पहले बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के साइड में था, इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप, इसका नया नाम शहीद द्वीप कर दिया गया। उसके बाद में हेवलाक द्वीप, और इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। याद रहेगा, स्वराज द्वीप। ये 3 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए। यहां पर उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट की आप बात करोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता उच्च न्यायालय लगता है। और कोलकाता उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर इसको 1773 है ना, चार्टर एक्ट है ना, 1773 चार्टर एक्ट में इसको बनाया गया था। और यहाँ का जो पहला चीफ जस्टिस था वो कौन था, एलिजा इप्पे। वैसे तो 3 लोग थे इसमें, एलिजा इप्पे सॉरी है ना, ये बेटा इप्पे है, ईजे नहीं लिख देना है ना, एलिजा इप्पे पहले कोर्ट के जज कह सकते हो आप, कोलकाता हाई कोर्ट के। 1773 का जो पहला चार्टर एक्ट आया था, फिर उसके बाद में हर 10 साल में आने लगे। 1773 के बाद 83 में आया, फिर 93 में आया, फिर कुछ 15, फिर 1813, 13 के बाद में फिर 33, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले गए। हाँ जी, आपका अंडमान निकोबार, हाँ बस ये अंडमान निकोबार कंप्लीट, कुछ चीजें और बची है बस एक बार आपको। हाँ हाँ, ये चार्टर है बेटा, 1773 का चार्टर था जिसमें इसको बनाया गया था। डन। 1773 का बेटा पहला चार्टर एक्ट। चार्टर के बाद में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटर जानते हो, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना। जैसे हम रेगुलेटर की अगर बात करें, गैस में होता है रेगुलेटर, गैस में होता है। रेगुलेट क्या करता है रेगुलेटर, वो गैस को नियंत्रित करता है कि कम करना है, गैस को चालू करना है, बंद करना है, ऐसा नो। सेम काम इस एक्ट का भी था जो इसके बाद में 1774 में आया, रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें ये बोला गया कि कैसे इंडिया को रेगुलेट किया जाएगा, कैसे यहां पर हम नियम कानून नियंत्रित करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो वो जो एक्ट था उसको ही हमने नाम रख दिया, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, इसीलिए उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, रेगुलेटिंग एक्ट रख दिया गया ना। जैसा जिस एक्ट में काम हुआ उसका नाम उसके आधार पर रख दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ऐसा ना कि भारत शासन में हम अधिनियम कैसे करेंगे, तो नाम हमने रख दिया भारत शासन अधिनियम। डन। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है। इसमें कुछ अब आपको बताना है, जैसे ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट हम बताएंगे, है ना, थोड़ा सा, है ना, ये सारी चीजें हमें भी पढ़ना है ना। डन। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस इसको एक्सप्लेन करना इतना ही है।
टेस्ट होगा, है ना, टेस्ट ले लिया जाएगा आप लोगों का। बाकी थैंक यू। हाँ आज मैं बात कर लूंगा बेटा, मंडे को डाल दीजिए, मंडे को, ठीक, ओके, है ना, चलिए थैंक यू गाइस।